आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो मैंने अब तक बहुत सारे चैप्टरों का सोल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। तो अब मैं देने वाला हूँ चैप्टर ट्रायंगल का जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के, उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ करके अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करें। तो चलिए आइए ट्रायंगल के सारे क्वेश्चनों को देखना हम स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा पाइथागोरस। ठीक है, देखिए पाइथागोरस जो है ना, उन्होंने बताया कि किसी त्रिभुज का, किसी कोई भी त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, अगर हम एक भुजा का वर्ग करें, ठीक है, जैसे एक भुजा का वर्ग किए तो ये किसके इक्वल होता है? अगर तो दो भुजाओं के वर्गों के, दो भुजा क्या हो गया, एक ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, फिर से एक बार लास्ट बोल देता हूँ कि त्रिभुज का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसको किसने बताया, प्रतिपादित किसने किया? ठीक है, प्रूफ किसने किया? यानी कि वो जो मैथमेटिशियन थे वो है पाइथागोरस। हालांकि ऑप्शन तो थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा मैं, इधर थोड़ा सा करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, पाइथागोरस, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप तो होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा समरूप, ऑप्शन ए हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? तो देखिए इसको जो कहा था आपको थेल्स ने कहा था, तो थेल्स जो होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ये पता नहीं होगा तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। दो समान कोणिक, ठीक है, त्रिभुजों में, तो दो समान समान कोणिक, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ये वाला, एक हमारे पास ये त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज में समान कोण हमारे पास ये वाला दोनों हो जाएगा, ये भी दोनों समान कोण हो जाएगा, और ये भी दोनों हमारे पास समान कोण हो जाएगा। तो समान कोणिक त्रिभुजों में क्या बोला, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा सदैव समान रहता है। जैसे इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अगर हमारे पास समान कोणिक होगा ना, जैसे मैंने आपको समझाया समान कोणिक मतलब क्या, तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा संगत भुजाओं का, जैसे ए बी और पी क्यू संगत भुजा होगा, इनका अनुपात हो गया। इसका बी सी और क्यू आर हो गया, बी सी क्यू आर हो गया, ये भी समान अनुपात हो गया। फिर इसके बाद ए सी हो गया, पी आर हो गया, ये भी समान अनुपात हो गया। ठीक है, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ये बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। कब? जब समान कोण रहेंगे तब। ठीक है, दो त्रिभुजों में। तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने है, बोला कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले से बिंदुओं को मिलाने से बना जो त्रिभुज होता है वो कैसा होता है? तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 64 को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर जो फिगर है ये बिल्कुल छोटा पड़ जा रहा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब देखिएगा हमारे पास एक त्रिभुज है, इतना बड़ा मैं बना लिया। ठीक है, इसमें दो भुजा बराबर है, इसका नाम ए बी एंड सी हो गया। इसमें क्या बोला है,
कि दो भुजा बराबर ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए सी। ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास पी है, बी सी का मध्य बिंदु हमारे पास क्यू है, और ए सी का मध्य बिंदु हमारे पास आर हो गया, पी क्यू आर हो गया। इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास ए बी का मध्य बिंदु पी है ना, तो ये दोनों बराबर। बी सी का मध्य बिंदु हमारे पास क्यू है, तो ये दोनों बराबर हो गया। ए सी का मध्य बिंदु हमारे पास आर है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे ध्यान से, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा के आधा होता है, ठीक है। तो वहीं हम लोग यहाँ पर लगाएंगे नियम, ठीक है। तो ऐसे करके मध्य तो बिंदु ये पी है ए बी का, ये मध्य बिंदु बी सी का है, और आर जो है ये ए सी का मध्य बिंदु है। तो डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि आपको पता होगा ये दोनों अगर मध्य बिंदु है तो क्या होगा ना, कि इसको अगर हम ज्वाइंट करें तो ये दोनों समांतर होगा, यानी कि ए बी समांतर क्यू आर हो गया। मैंने क्या बोला, ए बी समांतर क्यू आर हो गया, ठीक है। हालांकि समांतर की बात हमको ज़्यादा नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके अगर पी क्यू देखें तो मध्य बिंदु है किसका, ए बी का और बी सी का। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ए सी समांतर क्या हो गया, पी क्यू, ए सी समांतर क्या हो गया, पी क्यू हो गया। ऐसे करके हम अगर बात करें, देखिए तो यहाँ पर क्यू आर हो चुका है। अब इसका मैं बात करता हूँ पी आर। देखिए पी आर जो है ना, पी आर जो है ए बी का और ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसको मैं अगर ज्वाइंट करता हूँ तो ये बी सी के समांतर हो जाएगा, यानी कि बी सी इक्वल टू क्या हो गया, पी आर हो गया, ठीक है। बी सी, ओहो समांतर है ना जी, समांतर का साइन देना है मुझे, मैं गलती कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर समांतर हो जाएगा, ठीक है। समांतर मतलब यहाँ पर समांतर ही होगा, इक्वल मैंने साइन रखा था तो माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर गलती कर दिया था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर अगर ऐसे कंडीशन है तो ऐसे बोला जा सकता है कि पी क्यू जो होगा ये हाफ ऑफ ए सी होगा, ठीक है, और पी क्यू जो होगा हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। पी आर जो होगा ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और साथ ही साथ पी क्यू हो गया, पी क्यू हमारे पास ये वाला है, पी आर हमारे पास ये वाला है ना। और क्यू आर जो होगा ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। यहाँ तक बात समझ गए, लंबा छोड़ा कहानी है, क्या करें, करना ही पड़ेगा इतना तक आपको समझाने के लिए। ए बी जो होगा वो ए सी के अगर इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए बी को देखूँ, हाफ ए बी जो है ना ये क्यू आर के इक्वल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 2 क्यू आर इक्वल टू ए बी। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर ए सी जो है ना, ए सी जो है यहाँ पर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए सी, है ना। तो चलिए ए बी इक्वल टू क्या हो गया 2 क्यू आर, ए बी इक्वल टू क्या हो गया 2 क्यू आर, और हमारे पास ए सी जो है, ए सी जो है ना यहाँ पर ए सी इक्वल टू 2 पी क्यू, ठीक है। तो हमारे पास दो दो कट जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू पी क्यू। पता है लंबा छोड़ा क्यों कहानी कहना पड़ा, क्योंकि आपको बताना ज़रूरी है कि समांतर क्यों होगा, ठीक है, और हाफ क्यों होगा, सबसे बड़ा ये बात है, और इसको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो देखिए हमारे पास क्यू आर इक्वल टू पी क्यू हो गया। अब देख सकते हैं फिगर में क्यू आर हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, इक्वल टू क्या हो गया पी क्यू। तो इस त्रिभुज में अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास दो भुजा बराबर है, ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है थोड़ा देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन में 64 के लेना बोला है कि मिलाने से त्रिभुज जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज सिंपल है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं एक बात बोलूँगा, अगर समझ में नहीं आया है तो कृपया करके आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, मैं गारंटी देता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में नहीं आने पर 4 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बार बार देख सकते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारे सामने है, देख सकते हैं यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा 6 7 13 है ना। देखिए 6 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है ना। तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी त्रिभुज की बात करें तो दो भुजाओं का योग
दो भुजाओं का योग जो होना चाहिए वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी कि दो भुजा का योग करें ना तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, मान लीजिए कि हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी नाम का, ये 6 है, ये 7 है, ये 13 है। तो अगर हम दो भुजा को जोड़ें, ए बी को और बी सी को जोड़ें, तो ए सी से बड़ा होना चाहिए। बड़ा का साइन लगा दिया, तो देखते हैं बड़ा है कि नहीं है। 6 + 7 क्या होगा, देखते हैं बड़ा है। 6 7 13, तो यहाँ तो बराबर हो गया। बराबर अगर होगा तो फिर हमारा त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, किसी त्रिभुज को बनने के लिए अगर आपको दो भुजा को योग करेंगे आप, तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो पॉसिबल है कि त्रिभुज बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देख रहे हैं यहाँ पर बराबर हो जा रहा है, 13 = 13। दो भुजा को जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा के बराबर हो जा रहा है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन 65 के लिए। बोला कि त्रिभुज संभव नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमारे सामने है, देख सकते हैं यहाँ पर। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी। ठीक है, ए बी सी बना लेता हूँ त्रिभुज, डी समांतर क्या हो गया, बी सी हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या बोला है, ए डी बटे में डी बी = 2/3। ए डी बटे में डी बी 2/3 हो गया। ठीक है, ए बटे में ई सी का मान क्या होगा, ए बटे में जो ई सी का मान होगा ये क्या होगा। ठीक है, चलिए अब समझाता हूँ मैं। देखिए ए डी बटे में जो डी बी है इसका मान 2/3 है। ए बटे में ई सी का मान क्या होगा। ठीक है, अगर डी समांतर बी सी है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ए डी बटे में डी बी जो होगा ए बटे में ई सी के इक्वल होगा। तो ए डी बटे में डी बी का मान 2/3 है, तो ए बटे में ई सी का जो भी मान होगा ये 2/3 ही होगा। हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में 66 के लिए हमारे पास 2:3 आया। तो देखिए 2:3 जो 3 है ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में 67 को अब। तो क्वेश्चन में 67 हमारे सामने है, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी। ठीक है, फटाफट त्रिभुज बनाते हैं। एक ए बी सी नाम का एक त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, डी समांतर क्या बोला हुआ है, बी सी। ठीक है, आगे क्या बोला कि डी ई समांतर बी सी हो गया यदि ए डी = एक्स। चलिए ए डी = एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, डी बी = x-2। डी बी = क्या है, x-2 हो गया। ठीक है, जो जो बोला वैसे वैसे करते जाते हैं। ए = x+2, ए = x+2 हो गया। ठीक है, और क्या बोला है कि एवं ई सी = x-1, ई सी = x- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, तो x का मान होगा, जो x का मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए आपको हम समझाते हैं। अगर हमारे पास डी समांतर बी सी है तो क्या होगा, ए डी बटे में डी बी = ए बटे में ई सी। इसके मान को रख देंगे। देखिए ए डी का मान हमारे पास x है, x रख देंगे। डी बी का मान कितना है, x-2 = ए का मान कितना है हमारे पास, x+2, और ई सी का मान कितना है, तो x-1 है। गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी, तो क्या हो जाएगा, x में x से गुणा करेंगे तो x² -x बराबर, इसको दोनों गुणा करेंगे तो a + b है, a - b है। तो a + b a - b का फॉर्मूला होगा a² - b², यानी कि x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास -x = -4 आया, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो x = 4 हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन में 67 के लिए हमारे पास आंसर क्या आ चुका, 4, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। चलिए ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं अगले पेज पर हम क्वेश्चन नंबर 68 को। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी = 60 डिग्री, कोण सी = 50 डिग्री तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो सबसे पहले हमारे पास दो त्रिभुज है, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके हम त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे, ए बी सी, और त्रिभुज क्या हो जाएगा, डी ई एफ।
तो त्रिभुज यहाँ पर डी ई एफ हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्या बोला है, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री। कोण जो बी है ये कितना है, 60 डिग्री, है ना। और कोण सी इक्वल टू 50 डिग्री है। कोण सी जो है ये 50 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी एफ के। तो मैं दोनों त्रिभुज को यहाँ पर समरूप कर दे रहा हूँ। ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि कोण डी का माप होगा। कोण डी जो होगा वो क्या होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन का जवाब। अगर आप थोड़ा भी हल्का फुल्का भी जानते हैं त्रिभुज के बारे में तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। समरूप त्रिभुज के बारे में जानते होंगे थोड़ा भी। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो कोण ए जो होगा कोण डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोण डी ए जो है वो डी के इक्वल होगा। तो कोण ए का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद डी का मान निकल जाएगा। तो ए का मान कैसे निकलेगा, ये तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है, ठीक है। कौन कौन सा कोण मिलाकर 180 डिग्री होगा, तो हमारे पास जो दिया हुआ है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ए का जो मान है ये नहीं दिया, बी का मान है 60 डिग्री और सी का मान है जो हमारे पास 50 डिग्री दिया, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो 180 बराबर कोण ए प्लस 6×5 कितना हो जाएगा 110, यानी कि यहाँ पर दोनों जोड़ने के बाद 110 डिग्री आ जाएगा। कोण ए का जो मान होगा वो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। इसको घटाने पर हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ए बराबर हमारे पास कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर 70 डिग्री आ गया हमारे पास मान और कोण ए इक्वल टू कोण डी होगा, तो हम लोग बोल देंगे कोण ए इक्वल टू कोण डी, ठीक है। कैसे होगा, सी पी एस टी से होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता है, ठीक है। यानी कि समरूप त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो जाएगा। ए का मान हमारे पास कितना है, देखिए 70 डिग्री है, तो कोण डी का मान हमारे पास 70 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। 68 में हमारे पास जो है जो कोण डी का मान है कितना है, तो 70 डिग्री आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है। देखिए हमारे पास त्रिभुज दो है, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है बी डी ई, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी पहले बनाते हैं। हमारे पास त्रिभुज हो गया ए बी सी और एक हमारे पास त्रिभुज है बी डी ई, तो बी डी ई ऐसे करके कर दिए हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि दो समरूप त्रिभुज है, दोनों के दोनों समरूप है, इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। जो डी भुजा है ना, देखिए मैं बताता हूँ आप इसके बाद कैसा ये बोल रहा बात। जो डी है बिंदु ये बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। बी सी का मध्य बिंदु डी हमारे पास हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के समरूप बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, है ना। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला। मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास बी डी है ना, तो बी डी ऐसे नहीं बनाएंगे, बी डी ई ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास नहीं बन पाएगा, बी डी ई ऐसे करके हो जाएगा। देखिए दोनों के दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यानी कि अगर त्रिभुज हम ए बी सी को देखें तो इसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए हो जाएगा। और त्रिभुज हम बी डी ई को देखें तो बी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू क्या हो गया, ई बी हो गया, है ना। तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमको क्षेत्रफल का मान निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा ये। आपको पता होगा कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो जो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा ऐसे करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजा क्या होगा, तो बी सी हम लोग लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे, बी डी लिख लेंगे, ठीक है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए हमारे पास जो बी सी है ना, बी सी जो है ध्यान दीजिएगा, बी सी जो है और जो बी डी है इसमें एक रिलेशन है, ये मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके लिख देंगे बी सी इक्वल टू जो होगा वो 2BD हो जाएगा। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे। देखिए बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी होगा। आप बोलेंगे हाँ होगा, तो बी सी इक्वल टू पता है क्या होगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए बी डी और सी डी बराबर है ना, तो यहाँ पर बी डी लिखती हैं और सी डी की जगह पर भी बी डी लिखती हैं।
BC बराबर कितना हो गया, 2BD हो गया, है ना। तो BC की जगह पर हम कुछ और नहीं करेंगे बल्कि 2BD कर लेंगे, और बेटे में क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। इसका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर BD BD कटा लेते हैं तो नीचे 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास कितना आ गया, तो 4:1 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए हाँ हमारे पास क्या आ गया आंसर, 4:1। तो 4:1 जो हमारे पास ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी सही हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। तो क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसी चलते मैंने इसके लिए अगले पेज पर इसको बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन हमारे सामने है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज, आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हमारे पास ए बी इक्वल टू क्या हो गया, AC। ठीक है, देखिएगा ए बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, AC हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है यदि आधार B और बराबर भुजा A है। ठीक है, तो बराबर भुजा हमारे पास जो है ये दोनों A हो गया और हमारे पास आधार क्या है, B है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल एक तरीका से निकल सकता है, वो है हेरोन सूत्र से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समय पैरामीटर निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, यानी कि परिमाप का आधा करना पड़ेगा। परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजा को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर A प्लस यहाँ पर B हो जाएगा ना जी, और बटे में 2, तभी तो अर्ध परिमाप निकलेगा। अब देखिए तो S इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2A + B बाई 2। समय पैरामीटर निकल गया हमारे पास, यानी कि अर्ध परिमाप निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, √ S माइनस A S माइनस B और S माइनस C होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं जो भी हमारे पास है। S का मान कितना है, यहाँ पर √ लगा देंगे 2A + B बाई 2, फिर 2A + B बाई 2। इसको सोल्यूशन अच्छा से करना है, इसका सोल्यूशन अच्छा से बिल्कुल नहीं करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास भुजा है ये A है, B है, C है ना जो है, तो भुजा का मान जो है ना इसमें हमको बताना है। जैसे ये पहला भुजा है तो A बोल देंगे, ये दूसरा भुजा है तो इसको B बोल देंगे, ये तीसरा भुजा हमारे पास तो इसको C बोल देंगे। ठीक है, तो A हो गया क्योंकि हमारे पास पहला भुजा A था तो A लिख लिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 2A + B बटे में 2 माइनस B हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद थोड़ा सा और लंबा यहाँ पर जाएगा, तो 2A + B बटे में 2, और देखिए हमारे पास पहला भुजा A, दूसरा भुजा B, तीसरा भुजा क्या है हमारे पास A है ना। तो इतना हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं आपको। अब चलते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और भी बढ़िया से। तो √ में 2A + B तो हो ही गया, बटे में 2 हो गया, है ना। इसको लसा निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2A + B और माइनस 2A। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 2 हो जाएगा, 2A + B माइनस 2B। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2A + B माइनस 2A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको बात। अब देखिएगा अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर √ हो जाएगा, है ना। अब देखिए 2A + B हो गया बटे में 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2A जो है ये एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसे चलते कैंसिल कर देंगे और हमारे पास हो जाएगा B बाई 2। फिर इसके बाद आगे देखिएगा तो यहाँ पर 2A है ना, 2A लिख देंगे और B में से 2B जाएगा, यहाँ पर 1B आप बोल सकते हैं, 1B में से 2B जाएगा तो कितना हुआ, यानी कि -B हो गया, बटे में 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, B बाई 2 बचा। सही है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। √ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, √ करने के बाद इसको और भी सॉल्व करेंगे आगे। देखिएगा यहाँ पर 2A + B हो गया और बटे में 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, और अगर हम गुणा कर दें, देखिए B से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, आप बोलेंगे B² 2 दूनी का 4, इतना हो गया। इसको ऐसे लिख देते हैं 2A - B बटे में 2। अब इस दोनों गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2A + B है, ये 2A - B है, तो A + B A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B²। A हमारे पास क्या है, 2A है तो 4A² हो जाएगा, क्योंकि
ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी का 4 ए स्क्वायर हो गया, प्लस या माइनस कर देंगे, ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर इसको दोनों गुणा कर देते हैं, 4 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर बटे में 4 आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास वर्गमूल है ना, यहाँ पर वर्गमूल है ऐसे करके, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट अगर बाहर निकाले तो हम लोग तो 2 बी आ जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में, देखिए यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकल सकता है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर निकालते हैं तो 2 में 2 से गुणा होगा कितना होगा 4, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया। देखिए अब देखते हैं थोड़ा सा आंसर को, आंसर कौन सा मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए, ठीक है, देखिएगा हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास जो आंसर आया हुआ है वो बी बटे में 4 आया हुआ है, तो बी बटे में 4 यहाँ पर है और अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारा तो हमने तो ऐसे करके लिखा हुआ है, हालांकि आप चाहें तो मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे करके आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर मेरा इसका ऑप्शन है और मेरा आंसर यहाँ पर आया हुआ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 को, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो देखिएगा थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 को यहाँ बनाते हैं, त्रिभुज ABC में कोण ए की समद्विभाजक रेखा AD, हमारे पास त्रिभुज ABC है ना, तो पहले हम ए बना लेते हैं अपने कॉपी में, ABC है ना, तो ABC हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ABC में कोण ए का समद्विभाजक रेखा AD, कोण ए का समद्विभाजक रेखा क्या हो गया AD हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, भुजा BC से बिंदु D पर मिलती है, ठीक है, भुजा BC से जो बिंदु है ना D इसमें मिलती है आकर के, यदि AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और क्या बोला, तथा AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो हमारे पास AC है ना ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, हो तो BD, और यहाँ पर क्या बोला हुआ है BD बटे में DC, BD बटे में DC बराबर क्या होगा, ठीक है, इसका मान हमको फाइंड करना है। चलिए फाइंड तो बिल्कुल कर देंगे, देखिएगा अब देखिए हमारे पास BD कहाँ पर है, तो BD हमारे पास यहाँ पर है, DC कहाँ पर है, DC यहाँ पर है। देखिए कोण ए का समद्विभाजक कैसे करके हुआ ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, हम क्या करते हैं जो कोण का समद्विभाजक हुआ है इससे जो जुड़ा हुआ भुजा है AB है और AC है, तो AB बटे में AC हो गया बराबर, और इस कोण के सामने कौन सा है BD, तो BD कर लेंगे, इस कोण के सामने कौन सा है DC है, तो DC कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए AB हमारे पास कितना है, तो 4 है, और AC हमारे पास कितना है 3 है, तो BD और बटे में DC हो गया, तो BD बटे में DC का मान कितना आ गया 4:3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, आंसर आ चुका है 4:3 यानी कि 4:3, यानी कि ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए मैच करके हमारा, उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई समस्या होने पर कमेंट करें, कमेंट में आपके आंसर का मैं जवाब दूंगा, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।